In today's class, I will start literary terms, and I sent you a PDF file that has 33 or 34 pages. And I hope that you will enjoy in this class. And on behalf of JS English Literary Society Allahabad, I welcome to all of you. But before starting, delivering any lecture on literary terms, I would like to tell you till now what I have done. I have completed History of English Literature from Anglo-Saxon to Modern Age. A series I have started, a series of History of English Literature I have started, and more than 30 lectures, yeah, more than I think 30 or 40 lectures you will get. And for the first time, in a very organic, you can say, a sequence way, for the first time, I have completed from Anglo-Saxon to Modern Age. And before History of English Literature, I have covered literary terms. I have delivered 35 lectures or 32 lectures related to literary terms, and those lectures were, you can say, content of those lectures have been taken from M.H. Abrams, और वो लेक्चर भी अवेलेबल है. इसके अलावा आई हैव कंडक्टेड आई थिंक 30, you can say, I have conducted 30 test series, just covering various topics related to TGT, PGT, especially literary terms, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ऑथर्स का, उन सब चीज़ों को लेके. तो आज मैं एक सीक्वेंस से जो है आपको ये लिटरेरी टर्म्स को शुरू करूंगा. जो आज का 34 पेजेस है, जो पहले का मैटर भेजा गया था, अगर आप उसे कवर कर लेंगे तो बहुत कुछ आपको हो जाएगा. इसके अलावा एक मैंने पूरा सीरीज चलाया था कि हाउ टू इंटरप्रेट द पोयम, जिसमें मैंने कवर किया था आपका, इफ यू रिमेम्बर, कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अंतर्गत जो अंडरस्टैंडिंग पोइट्री है, उसमें मैंने पूरा का पूरा बात किया था. फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा, फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, और इमेज को लेकर, सिंबल को लेकर, मीटर को लेकर, रिदम को लेकर, राइम पैटर्न को लेकर, डिक्शन को लेकर, टोन को लेकर, साउंड को लेकर, सेटिंग को लेकर के सारी चीजें मैंने बात किया हुआ था. तो एक लेक्चर, वो भी एक पूरा सीरीज मैंने चलाया था, बहुत सीक्वेंस में रखा गया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ पूरा अवेलेबल है. इसके बाद हेमराज या कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर यू हैव टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन 4 राइटर्स. इसके जस्ट बाद मैं तुरंत राइटर्स को ही कवर करूंगा, और राइटर्स को जो मैं कवर करूंगा वो लेक्चर फॉर्म में भी और टेस्ट कंडक्ट करने में भी. तो कई सारे लोगों का ओपिनियन आ रहा था कि नहीं, लिटरेरी टर्म्स को कवर किया जाए, कुछ लोग कह रहे थे नहीं, राइटर्स को लिया जाए. तो राइटर्स पे आपकी पकड़ कुछ पहले से भी है, और राइटर्स से रिलेटेड वीडियोस जो है, जहाँ पे आपने प्लेटफॉर्म पे काफी कुछ डिस्कस किया गया है, वहां से आप वॉच कर सकते हैं. लेकिन इसके बावजूद भी मैं राइटर्स को कवर करूंगा. लेकिन समय ये था कि लास्ट बार जो क्वेश्चन पूछा गया था लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मीमोयर को लेकर के, सालिलिकी को, असाइड को लेकर के, द पीपल वर कंफ्यूज्ड. तो मैं सोचा कि पहले भी 32 लेक्चर हुआ है, और इधर भी मैं कुछ करीब 15-20 लेक्चर में लिटरेरी टर्म्स अगर मैं कवर करा देता हूँ, तो एक बड़ा अचीवमेंट हम लोगों के लिए हो जाएगा. उसके बाद हमारे पास केवल 2 काम होगा, आथर पर बात करना, और आथर पे बात करने के साथ साथ जो है केवल टेस्ट को कंडक्ट करना. फिर मैं भी थोड़ा सा हल्का महसूस करूंगा, आपको उसके बाद केवल लेक्चर को देखना है. तो इस वजह से मैंने लिटरेरी टर्म्स लिया. और हेमराज जी या जो और लोग हैं, मैं उनकी भी बात का सम्मान करता हूँ. मैं थोड़ा सा मजबूरी ये है कि एक डिफिकल्ट टास्क था, इस वजह से इसको मैंने पहले लिया, और जैसे ही मैं इसे पूरा करूंगा, मैं आपके द्वारा कहे गए वर्ड्स के अनुसार ही मैं चलूंगा. तो आपको इसे अदरवाइज नहीं लेना है कि किसी को प्रायोरिटी दी गई, नहीं, नो, नॉट एट ऑल. क्योंकि जब मैसेज ड्रॉप हो रहा था तो बहुत सारे लोग ये कर रहे थे इसे उसे. तो बीइंग योर मेंटर, मुझे लगा कि मुझे खुद डिसाइड करना चाहिए, और इस तरह से मैं इस पर आया. जैसे ही ये पूरा होगा, मैं जो है जरूर आपके साथ राइटर्स, टीजीटी के, पीजीटी के डिस्कस भी करूंगा, प्लस उस पर टेस्ट भी मैं कंडक्ट कराऊंगा. उस समय हमारे पास और कोई काम नहीं होगा, क्योंकि राइटर्स का
एक लंबी प्रक्रिया है उसमें। अगर हमें समय मिला तो अच्छा खासा समय लगेगा, और तब तक हम चलाते रहेंगे जब तक कि इम्तहान नहीं हो जाएगा। और इधर की जो प्रक्रिया है ये एक ऐसी है जहाँ पे हम 20-25 लेक्चर में इसे समेट सकते हैं, तो कम से कम सीक्वेंस से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो अगर किसी को कुछ कहना है तो यू कैन से, अदरवाइज लेट मी शेयर पीडीएफ फाइल। Good evening, sir. Yeah, good evening. Good evening to all of you. Now I'm going to meet everyone. Uh, Now I think the sheet is visible. Is it visible? You can respond. Oh, oh. Yes, Now sir. you see, yeah, okay, that's good. That's good. Now you see what? Now you see the first term is absurd या theater of. So literary terms में एक जो पहला जो phrase है वो क्या है? Absurd या the theater of absurd, या you can say ये जो टर्म है इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना है। कई बार ये चीज पूछी जा चुकी है। सबसे पहला चीज की ये जो टर्म है थिएटर ऑफ एब्जर्ड, इसको किसने इन्वेंट किया? मार्टिन एस्लिन ने। मैं यहाँ पे लिखता चल रहा हूँ और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता चलूंगा। मार्टिन एस्लिन ने। तो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो द टर्म थिएटर ऑफ एब्जर्ड है इसको किसने आपका जो है इन्वेंट किया हुआ है? इसको मार्टिन एस्लिन ने किया हुआ है। उन्होंने एक किताब लिखा था द थिएटर ऑफ एब्सर्ड 1961 में। तो मार्टिन एस्लिन ने जो किताब लिखा था उस किताब का क्या? द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये दो क्वेश्चन बनता है इसलिए आपको इस ध्यान में रखना है। उस किताब का नाम क्या है? द थिएटर ऑफ Theater of Observe. एब्सर्ड। एब्सर्ड द बुक केम इन 1961। तो बहुत सिंपल में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि द थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है एक एक तरह का यह एक मूवमेंट था, यह एक बदलाव था, बदलाव का संकेत है, या एक इनोवेशन था, कुछ नया था। किस फील्ड में? ड्रामा के फील्ड में। जैसे जैसे वक्त बदलता है, जमाना बदलता है, तमाम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे लिटरेचर का भी अपना रूप रंग भी बदलता है। तो बदलते हुए जमाने के साथ जो आपका 20th सेंचुरी था, I just told you in my previous lecture कि 20th century is famous for the revival of poetry and drama। और पोइट्री में बड़ा नाम जो था W.B. येट्स, T.S. एलियट का, G.M. हॉपकिंस का, W.H. ऑडेन का। बट एज फार एज मैटर इज कंसर्न टू ड्रामा, तो ड्रामा में कल मैंने बताया था तीन चीजें थी: प्रॉब्लम प्ले, पोएटिक प्ले और थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो लिटरेरी टर्म में भी हम इसे पढ़ रहे हैं और वहां पर भी मैंने आपको बताया था जो द थिएटर ऑफ एब्सर्ड है। सबसे पहला क्वेश्चन यही कि द थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो फ्रेज है या जो ये लिटरेरी टर्म है इसका सबसे पहले यूज किसने किया? मार्टिन एस्लिन ने किया। द थिएटर ऑफ एब्सर्ड नाम का उन्होंने एक किताब लिखा था। यह किताब कब आती है? 1961 में आती है। तो दो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है वो इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है यह एक ऐसा मूवमेंट था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पॉपुलर होता है। इट गॉट इट्स नेम, इट्स फेम, पॉपुलैरिटी या द इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर वी फाइंड ऑल ओवर द साइड कि चारों तरफ एक ट्राउमा था, साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, मेंटल डिसऑर्डर था। तो जो एक तरह से वर्ल्ड वार की वजह से या ड्रॉपिंग ऑफ द बॉम्ब की वजह से, यूजिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट की वजह से, मर्डरिंग ऑफ द पीपल की वजह से जो लोग जो है आप कह सकते हैं कि डरे सहमे थे। उनकी साइकोलॉजी क्या थी, वो कैसा जीवन जी रहे थे, उनके रिलेशनशिप एक दूसरे से कैसे थे, उनका सोसाइटी के प्रति नजरिया क्या था, उन सारी चीजों का ताना बाना, उनकी जिंदगी कैसी थी, वेदर इट वाज कलरफुल या वेदर इट वाज अ लाइफ दैट वाज कलरलेस, या वो जीवन जो था कलरफुल था या कलरलेस था। उनके जीवन को, उनके मर्म के दुख को, या आप कह सकते हैं कि जो नोट ऑफ ह्यूमर था, जो दुख भरे संगीत से जीवन के जो है, या जो एक साइकोलॉजिकल इश्यूज था, जो डिसऑर्डर था, इन सारी चीजों को ड्रामा में जगह दी गई। और वही ड्रामा किसके नाम से जाना जाता है? थिएटर ऑफ एब्सर्ड के नाम से जाना जाता है। क्यों?
जो एब्जर्ड वर्ड है, ये एब्जर्ड वर्ड डिटी को, और व्हाट इज एब्जर्डिटी? एब्जर्डिटी जो वर्ड होता है, मीनिंगलेस। मैंने अपने पहले वाले लेक्चर में भी बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है, और आज मैं उससे रिलेटेड जो है, जो यूट्यूब पे वो वीडियो पड़ा हुआ है थिएटर ऑफ एब्जर्ड और चीजें, मैं आपको भेज दूंगा, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उसे जरूर से जरूर वॉच करिएगा। बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन किसी न किसी तरह उससे रिलेटेड रहता है। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय एब्जर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय एब्जर्डिटी, तो एब्जर्ड डिटी इट रिफर्स टू मीनिंगलेस लाइफ, एक ऐसा जीवन जो मीनिंगलेस है, जिसका कोई महत्व रहने के लिए जीवन है, लेकिन वह जीवन जीवन विहीन है अगर देखा जाए तो। लाइफ का मतलब होता है कि कुछ मीनिंग, बट देयर इज अ लाइफ दैट इज मीनिंगलेस। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसके अलावा जो एब्जर्ड है, वह केवल मीनिंगलेस लाइफ को ही नहीं है, बल्कि उसमें जो लाइफ हम जी रहे हैं वो लाइफ कैसी है, इरेशनल है, उसमें कोई तार्किकता नहीं है, इलॉजिकल है, अनएक्सप्लेनेबल है। तमाम वर्ड यूज किए गए उस समय के जीवन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो थिएटर ऑफ एब्जर्ड है, यह एक तरह का मूवमेंट है जो ड्रामा में आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी पॉपुलैरिटी होती है, और आने के लिए इसकी जड़ें और भी जगहों पे देखने को मिल सकती, थोड़ा थोड़ा लिटरेचर में, लेकिन लिटरेचर में इसका जो एक वाइड इम्पैक्ट खास करके इंग्लिश लिटरेचर में या फ्रेंच लिटरेचर में जो देखने को मिलता है, वो सेकेंड वर्ल्ड वार। और क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने इंसान की जिंदगी बिल्कुल बदल दी थी, उसमें डर का माहौल, जीवन का कोई महत्व नहीं रह गया। जो पहले कहा जाता था कि मैन इज द रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड, मैन तो बहुत तार्किक है, मैन में साइंटिफिक नॉलेज है, मैन में साइंटिफिक अप्रोच है, और जो साइंस पर इतना गर्व था, उसी साइंस ने तमाम ऐसे आविष्कार किए जो कि आप कह सकते हैं कि ड्रॉपिंग ऑफ बम, यूजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, और परमाणु बम का ड्रॉपिंग होना, जिसने डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन, and you can say कि so many negative things people found in their life। तो उसकी वजह से जो बेचैनी का आलम था, उस बेचैनी के आलम को उस समय के साहित्यकारों ने जो है अपनी कलम से आवाज आवाज दी, और वो अ, ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं जहाँ पे लगता है कि ये जिस लाइफ को जिक्र कर रहे हैं, जिस लाइफ को पेंट कर रहे हैं, जिस लाइफ को दर्शा रहे हैं, जिस लाइफ को दिखा रहे हैं, वो जो है कैसी है, वो मीनिंगलेस है, इरेशनल है, इलॉजिकल है, अनएक्सप्लेनेबल है, एक्सट्रीकेट है, और समथिंग कुछ कुल मिलाकर के ऐसा है कि जीवन जीने का लोगों में उद्देश्य ही खत्म हो गया था। जो मैन अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेट समझता था, वो समझता है कि वो किसी काम का नहीं, वो हताश है, निराश है, किसी की उम्मीद लगाए हुए है कि कोई आएगा उसे बचाएगा, इस संकट से ले चलेगा, वो ईश्वर की ओर ताकता है, वो किसी जो है उम्मीद करता है कि ईश्वर किसी पैगंबर को भेजेगा, ईश्वर किसी देवदूत को भेजेगा, किसी फरिश्ते को भेजेगा, उसे इस बेचैनी से बाहर निकालने के लिए, इस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, इस क्योटिक सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, लेकिन कहीं पे कुछ उसको नजर नहीं आता है। तो तमाम जो धार्मिक किताबें, तमाम तरह के जो उपदेश, वो सब के सब जो है इस समय बेकार पड़े हुए हैं, वो किसी काम के नहीं रह गए हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की अपनी हरकतों की वजह से उसने 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 साइंस को अपना भगवान मान लिया, साइंस पे इतना आगे बढ़ा कि उस पर उसको गर्व होने लगा, फिर विनाश के हथियार तैयार किए, और उसने उसका अपने ऊपर ही यूज किया। और उसके यूज करने के पीछे केवल ईगो की लड़ाई थी, मैं दुनिया का बड़ा बादशाह हूँ कि तुम दुनिया के बड़े बादशाह हो, मैं रूल करूंगा कि तुम रूल करोगे। तो ये जो ईगो की लड़ाई होती है, किसी भी जमाने में रहा हो, उन लोगों को बर्बाद किया हुआ है। तो उसी चीज को लेकर के ये चीजें आप देख सकते हैं। अब उसके बाद एक चीज ये आ रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें थी। कंसीव्ड इन परप्लेक्सिटी एंड स्पिरिचुअल एंग्विश, द थिएटर ऑफ द एब्जर्ड पोर्ट्रेज नॉट अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड इंसिडेंट्स, दैट इज अनदर थिंग। उसको मैं अपने शब्दों में ऑलरेडी बता दिया हूँ कि क्या क्या चीजें। अब इसमें जो राइटर आते हैं, उन राइटरों में एक का नाम है यूजीन आइजेको, जिनका वर्क है द बोल्ड सोप्रानो। यूजीन आइजेको एक राइटर है, द बोल्ड सोप्रानो उनका एक वर्क है। सैमुअल बेकेट है, जिनका वेटिंग फॉर गोडो है। एल्बर्ट केमू है, द मिथ ऑफ सिसिफस है। ये तीन नाम आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से नाम है? एक नाम है यूजीन आइजेको, यूजीन आइजेको, आई वुड लाइक टू राइट इट हियर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं चाहता हूँ कि अगर आपको नजर आ रहा है तो ठीक है,
नहीं तो आप और क्लियर समझिए। यूजीन आइजेको, IONESCO, यूजीन आइजेकोस द बॉल्ड सोप्रानो। द बॉल्ड सोप्रानो, ये आपको ध्यान रखना है। 1950 में ये वर्क आता है। इसके अलावा एक दूसरा वर्क आपको नोट कर लेना है, और जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आएगा, वो है आपका सैमुअल बेकेट, SAMUEL, सैमुअल बेकेट, BECKE, सैमुअल बेकेट, वेटिंग फॉर गोडो, वेटिंग फॉर गोडो, DOT, वेटिंग फॉर गोडो। आपका 1953 में डेट दिया गया है, 1953, वेटिंग फॉर गोडो, फ्रेंच में 1953 में, वेटिंग फॉर गोडो। इन्हीं सैमुअल बेकेट का एक और वर्क है जिसका नाम है एंड गेम, ये भी आपको पता होना चाहिए, इन्हीं का ही एक है एंड गेम। तो सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो, सैमुअल बेकेट का एंड फॉर गेम, और उधर जो है आपका मार्टिन एस्लिन का द थिएटर ऑफ एब्जर्ड, उसके बाद आपका जो है यूजीन आइजेको का द बोल सोप्रानो, और फिर एल्बर्ट केमू का द मिथ ऑफ सिसिफस। उसका प्रोनाउंसिएशन केमस नहीं होगा, ऐसे ही फ्रेंच राइटर है, एल्बर्ट केमू, CAMUS, एल्बर्ट केमू, CAMUS। आपको केमू पढ़ना या साइलेंट हो जाएगा। एल्बर्ट केमू का द मिथ ऑफ सिसिफस 1942 में आई हुई है। द मिथ ऑफ सिसिफस 1942, 1942 में, एल्बर्ट केमूस का द मिथ ऑफ सिसिफस 1942 में। इसके अलावा एक और नाम मैं लिखवाना चाहूंगा, दैट वाज द अल्फ्रेड जैरीज, ALFRED, अल्फ्रेड जैरीज, फ्रेंच प्ले, FRENCH, फ्रेंच प्ले, यूबू रॉय, यूबू रॉय, यूबू द किंग, यूबू रॉय और यूबू द किंग, अल्फ्रेड जैरीज फ्रेंच प्ले यूबू रॉय, यूबू द किंग। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो आप उसे नोट कर सकते हैं, या अगर नहीं भी नोट करते हैं तो इसके पहले मैंने जो शीट भेजा था लिटरेरी टर्म्स का, वो सारी शीट्स जो है, अगर आपको जरूरत होगी तो मैं दोबारा भेज दूंगा आपके ग्रुप में। उसमें ये सारी चीजों का मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो यूबू द किंग, देखिए इसमें फैक्ट है, ऐसा तो नहीं आप लोग बोर हो रहे हो, सोच रहे हो कि वन साइडेड लेक्चर है। मे आई नो योर रिस्पॉन्स? या मे आई नो योर रिस्पॉन्स? यस सर, यस सर, बहुत अच्छा है सर, वेरी गुड। तो यू फाइंड कि ये चीजें थी जो आपको इस मूवमेंट से रिलेटेड है, और पीजीटी में इससे रिलेटेड दो और क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो आपका ये था, यू कैन से कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कि इसका रूट कहाँ पर, इसका रूट, थिएटर ऑफ एब्जर्ड का रूट कहाँ पर है। थिएटर ऑफ एब्जर्ड का जो रूट है वो दो मूवमेंट में देखने को मिलता है। एक तो सरियलिज्म, एक क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिएगा, सरियलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। सरियलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियल, इस दो मूवमेंट में ये देखने को मिलता है। तो यू सी व्हाट यू सी कि whenever we talk about these two movements, yeah, when you go with this movement you come to know about what you come to know कि रियली में कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपको ध्यान देना। तो इस तरह से ये मूवमेंट आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं बार बार आपको कहूंगा जितना भी प्रीवियस लेक्चर है लिटरेरी टर्म से रिलेटेड,
एक एक लेक्चर आपको पड़ेगा, उससे रिलेटेड जो शीट मैंने भेजा हुआ था, एक एक शीट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तब समझिए कि आप अच्छा कर पाएंगे। ये समझिए कि गलत मत समझिए कि आई शबाना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि व्हाई डिड यू अनम्यूट, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड से आवाज बहुत आती है, आपने अनम्यूट कर दिया था। सर इसके पहले लेक्चर कौन से हैं? यही लिटरेरी टर्म्स के तो यही मैं देख रहा हूँ। नहीं, लिटरेरी टर्म्स के 35 लेक्चर इसके पहले हो चुके हैं और सब उस पे पड़े हुए हैं। मैं एक एक करके भेज दिया करूंगा पर डे, आपको बर्डन भी दे देंगे जैसे चलना मैं भेज। या दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये बताना है कि इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड वर्ड है, दैट इज एस्थेटिसिज्म। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस मूवमेंट एस्थेटिसिज्म, ये मैं पहले भी बात बता चुका था, लेकिन फिर भी जब भी किसी शब्द के लास्ट में इज्म लगता है, उसका प्रोनाउंसिएशन इज्म नहीं कहना है, जो भी होगा वो इज्म होगा। मॉडर्निज्म, रोमांटिसिज्म, मेलियोरिज्म, ऑप्टिमिज्म, पिसिमिज्म, जस्ट लाइक जिस्म, जैसे हम लोग कहते हैं ये जिस्म, वैसे ही आपको इज्म कहना, इज्म नहीं कहना है। जब किसी शब्द के लास्ट में इज्म लगता है, वी आल नो कि वो सफिक्स है, वो प्रीफिक्स नहीं है, वो सफिक्स है। शब्द के लास्ट में लग करके नया बात। इज्म का मतलब क्या होता है? इज्म का मतलब एक नई आइडियोलॉजी। इज्म का डेफिनेशन होता है कि प्रैक्टिसिंग, PRACTISING, practicing or believing, BELIEVIN, practicing or believing in a particular ideology, particular ideology, IDEOLOGY, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख दीजिए। जब भी आप इसकी बात करते हैं इज्म की, तो इज्म का मतलब क्या हो गया? प्रैक्टिसिंग और बिलीविंग इन अ पार्टिकुलर आइडियोलॉजी। नाउ अब उसके बाद जो है, जब आप बात करते हैं तो यू सी की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एस्थेटिसिज्म क्या है। एस्थेटिसिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो इसमें यकीन करता है, व्हाट इसमें यकीन करता है कि अ मूवमेंट आर एन आइडियोलॉजी दैट बिलीव इन आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, कला कला के लिए, कला कला के लिए, इसका मतलब क्या है? यह एक ऐसा मूवमेंट था जो ये बताता है कि जब आप कोई भी फाइन आर्ट बात करें या लिटरेचर की बात करें, अगर आप पोयम लिखे, ड्रामा लिखे, नावल लिखे, तो उसमें जो है आपका कोई नैतिक उपदेश नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सारी चीजें इंटरटेनमेंट का साधन, जॉय का साधन है। इसका मकसद ये नहीं है कि आपको कोई नैतिक शिक्षा दी जाए। नैतिक एजुकेशन जो है, मॉरल एजुकेशन, मोरालिटी, गुडनेस, वर्च्यू की बातें अगर इसमें आती हैं तो वो सेकेंडरी होनी चाहिए, प्राइमरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नैतिक एजुकेशन की जो बात करता है, वो जो है कौन होता है? प्रीचर्स होते हैं, धार्मिक जो उपदेशक हैं वो हो गए, टीचर्स हो गए, ये उनका काम। जो भी एस्थेटिक के अंदर है, पोएट्स है, म्यूजिक है, स्कल्पटर है, डांसर है, सिंगर है, और आर्टिस्ट है, आप कह सकते हैं कि डायरेक्टर है, ये सब जितने लोग भी हैं जो जीवन के को नकल करते हैं या जीवन को किसी भी ढंग से उसको दूसरे वे में हमारे सामने पेश करते हैं, उनके पेश करने का एक मकसद होना चाहिए, आर्ट फॉर आर्ट से, कि these things are going to be presented only for entertainment, for the sake of entertainment। या आप कह सकते हैं कि यह एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो बताती है कि हम किसी भी चीज का क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी चीज का निर्माण कर रहे हैं, जो फाइन आर्ट्स का या एस्थेटिसिज्म के अंतर्गत आता है, उसका मेन पर्पज है डिलाइट, DELIGHT, खुशी प्रदान, आर प्लेजर, PLESURE,
ये चीज होना चाहिए, ना कि उसका मकसद क्या है, ना कि उसका मकसद जो है आपको क्या देना है, मॉरल एजुकेशन। अगर ये आएगा तो ये सेकेंडरी होगा, प्राइमरी क्या होगा, प्राइमरी आपका जो है रहेगा डिलाइट प्लेजर, ये चीज रहेगी। तो ये एस्थेटिसिज्म है जो एक मूवमेंट के रूप में आता है हमारे पास। अब सवाल ये उठता है ये मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, उसका क्या हिस्ट्री था। ये जो मूवमेंट है ये लेट 19th सेंचुरी में शुरू हुआ, और अगर आप देखेंगे कि एज अ मूवमेंट इट वाज नॉट वेल डिफाइंड, इट वाज वन ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट द मटेरियलिज्म एंड कमर्शियलिज्म। यह जो मूवमेंट था ये किसके खिलाफ आया है, मटेरियलिज्म के खिलाफ, ATERIALISM एंड कमर्शियलिज्म। यह जो मूवमेंट है ये मटेरियलिज्म और कमर्शियलिज्म के खिलाफ आया हुआ, मटेरियलिज्म एंड कमर्शियलिज्म। So if you go with this movement, especially you find that कि जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, जो साइंटिफिक अप्रोच है लाइफ का, जो लग्जरियस लाइफ है, वो यह मूवमेंट उसके अगेंस्ट में है। और यह मूवमेंट ऐसा है जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में विश्वास करता है, या जो है आप कह सकते हैं रोमांटिक एलिमेंट इमेजिनेशन को तरजीह देता है, रोमांटिसिज्म को तरजीह देता है। उस तरह के जो है पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ यह जो मूवमेंट था विक्टोरियन जो इंडस्ट्रियल लाइफ थी उसके भी खिलाफ था, विक्टोरियन इंडस्ट्रियल इरा के खिलाफ था जो है। और विक्टोरियन कल्चर को लेकर के बहुत ज्यादा अटैक करता, क्योंकि जो विक्टोरियन एज था, अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि विक्टोरियन एज वॉज एन एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन। ये चीज मैंने आपको बताया था कि इट वॉज एन एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन। इट वॉज एन एज ऑफ अर्बेनाइजेशन, मेकेनाइजेशन एंड यू कैन से कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो अर्बेनाइजेशन था, मेकेनाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, साइंटिफिक अप्रोच ऑफ लाइफ था, मटेरियलिस्टिक लाइफ था, लग्जूरियस लाइफ थी, या एक तरह से जो एक बनावटी आर्टिफिशियल लाइफ होती है, जो नेचर से लोग बहुत दूर हो गए थे, उस तरह की लाइफ का यह विरोध करता है। और किस तरह की लाइफ का सपोर्ट करेगा, रोमांटिक एज की लाइफ को, जो कॉलेज का लाइफ रहा है, जो कॉलेज के पोयम में नजर आता है, वर्ड्सवर्थ के पोयम में नजर आता है, जॉन कीट्स के पोयम में नजर आता है, शेली की पोयम में नजर आता है, गॉथिक नॉवेल में जो नजर आता है कि सेंसेशन है, रोमांस है, इमोशन है, फीलिंग्स है, इमेजिनेशन है, दिस थिंग्स वी सी, दिस थिंग्स वी फाइंड। तो ये जो मूवमेंट है वह क्या है, एस्थेटिसिज्म। जैसे आ, अगर आप देखेंगे कि एक जेसिका राउलिंग या क्या थे जिन्होंने हैरी पॉटर पूरा सीरीज लाया था, या जो मैजिक रियलिज्म आज के समय देखने को मिलता है, उस तरह की जो है आइडियोलॉजी, उस तरह के मूवमेंट का ये रहा है। तो फिर से मैं बता दूं, यह एक ऐसा मूवमेंट है जो आर्ट फॉर आर्ट सेक के लिए कहता है, ना कि आर्ट फॉर लाइफ सेक। यह मूवमेंट लेट 19th सेंचुरी में आया है। यह मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो मटेरियलिस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल लाइफ के अगेंस्ट में, और विक्टोरियन जो कल्चर था उसको लेकर के उसके खिलाफ बातें करता है। कार्लाइल ने अटैक किया था विक्टोरियन स्पिरिचुअल मेडियोक्रेसी पर, कि बहुत जो विक्टोरियन एज का जो स्पिरिचुअल नहीं, तो कार्लाइल ने अटैक किया, जॉन रस्किन ने भी अटैक किया था। और उन्होंने बताया कि जो विक्टोरियन एज के जो लोग हैं वो लोग एक तरह से मॉरल इंस्पिरेशन से ज्यादा प्रभावित है। There had been two well-defined movements, the Oxford movement and the artistic pre-Raphaelite movement, preaching the virtues of medieval culture. All these made up to background of aestheticism, but its inspiration was Walter Pater. एक बड़ा नाम आ रहा है कि जो ये मूवमेंट था, इस मूवमेंट के एक बड़े नाम है वाल्टर पेटर। वाल्टर पेटर एक बड़ा नाम। इसके अलावा उनका जो स्टडीज था जो है वाल्टर पेटर का, वो दो था। एक तो द रिनेशन नाम को उन्होंने किताब लिखा, और एक दूसरा लिखा मेरियस द एपिक्यूरियन। द रिनेशन तो पूछा जा चुका है। तो जो वाल्टर पेटर है वो इस मूवमेंट का एक बड़ा नाम है, और उनकी किताब द रिनेशन रही है। और इसके अलावा द आउटस्टैंडिंग एस्थेटिक
जो ऑस्कर वाइल्ड का था, उनका अपना कंट्रीब्यूशन था, खास करके उनका जो नावल था द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। तो मैं कुछ नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसमें आपको ध्यान में रखना है। एक तो नाम मैंने लिखा किसका, वाल्टर पेटर का। वाल्टर पेटर एक बड़ा नाम है जो कि एस्थेटिसिज्म से जुड़े हुए। ये इस मूवमेंट का अगर आप देखेंगे तो फ्रांस और जर्मनी में भी अपना क्वार्टर्स वगैरह थे जो है, इस तरह की चीजें हम देखते हैं। लेकिन एक बड़ा नाम जो रहा है वो कौन सा नाम रहा है, वाल्टर पेटस रिनेशा। एक दूसरा नाम जो आपको ध्यान में रखना है वाल्टर पेटस के अलावा, ऑस्कर वाइल्ड। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे 1991। ये दो चीज। इसके अलावा इस मूवमेंट के आने में दो और मूवमेंट का बड़ा योगदान था जो है, अगर आप देखेंगे इसमें उन्होंने अभी जिक्र किया है कि दो और मूवमेंट रहे हैं, और उन दोनों मूवमेंट को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी जब विक्टोरियन एज मैंने पढ़ाया था। वो दोनों मूवमेंट कौन सा था, एक तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जिसको ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी कहा गया था, जिसमें जॉन केबल एक बड़ा नाम थे, और दूसरा एंड प्री राफेलाइट पोइट्री। प्री राफेलाइट पोइट्री, ये दो मूवमेंट का अच्छा खासा योगदान। तो इस तरह से नाउ यू केम टू नो अबाउट व्हाट, नाउ यू केम टू नो अबाउट एस्थेटिसिज्म, कि एस्थेटिसिज्म में ये चीजें रही। लिटरेरी टर्म्स में इंफॉर्मेशन बहुत होता है, आपको ये कोई कहानी जैसा नहीं होगा जिसमें हम बात कर पाएंगे। यू विल गेट ओनली इंफॉर्मेशन यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्टिव फैलेसी। इसके बारे में भी मैंने बात किया था, पहले भी लेक्चर में मैंने बात कर ली चुके हैं। अफेक्टिव फैलेसी जो है एक तरह से यह एक तरीका है जजिंग ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स रिजल्ट। इसका जो रिजल्ट है ज्यादातर इसका इमोशनल इफेक्ट अपॉन द रीडर। अफेक्टिव फैलेसी जो है क्या है, यह एक तरह से किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को जज करना इन टर्म्स ऑफ इट्स रिजल्ट। इसका रिजल्ट का मतलब क्या, इसके रिजल्ट का मतलब है कि इट्स इमोशनल इफेक्ट अपॉन द रीडर। इट्स इमोशनल, EMOTIONA, इट्स इमोशनल इफेक्ट अपॉन द रीडर। रीडर का इमोशनल इफेक्ट क्या पड़ा, इट्स इमोशनल इफेक्ट अपॉन द रीडर। यह एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट था। जैसे अगर आप कोई, जैसे मैंने कोई पोयम लिखी, वो पोयम कौन पढ़ेगा, जो भी पढ़ेगा वो रीडर होगा। तो वो पोयम जो है जब वो पढ़ेगा तो उस पोयम से वो कुछ मुतासिर होगा, प्रभावित होगा, उसका इन्फ्लुएंस पोयम का उसके ऊपर पड़ेगा। तो वो जो पोयम जो प्रभाव डालता है उसी को जज करना कि आखिर उस पोयम का क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज को क्या कहा जाता है, अफेक्टिव फैलेसी कहा जाता है। और इसके प्रचारक थे या इसके जो प्रोपाउंडर थे, उनमें एक नाम है डब्ल्यू के विमसेट, और दूसरा मोन्ट्रोसी बर्स। एक नाम है डब्ल्यू के विमसेट एंड मोन्ट्रोसी बर्स, सी बर्स, BEARDSLEY बर्स, इसमें लिखा हुआ है डब्ल्यू के विमसेट एंड मोन्ट्रोसी बर्स। अब आज की क्लास का मैं एक लास्ट जो है पॉइंट लेना चाहूंगा, लास्ट जो टर्म जो इस शीट पर नजर आता है, उसमें आप देखेंगे कि अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर का एक दौर आता है। उनमें कौन कौन से लोग हैं, उन्होंने क्या क्या किया था। यू फाइंड की फ्रीक्वेंटली कॉल्ड अफ्रो अमेरिकन और ब्लैक लिटरेचर। अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर एक मूवमेंट है, और इसको नाम क्या दिया गया, अफ्रो अमेरिकन और ब्लैक लिटरेचर जो है, ये ब्लॉक कर दिया, ब्लैक ब्लॉक नहीं, ब्लैक लिटरेचर। होता क्या था कि इसमें वो अफ्रीका के वो राइटर जो अमेरिका में जाके बस गए, उनकी कलम में जो है ब्लैक पीपल के लोगों के लिए उन्होंने आवाज उठाई, उनकी
को लेकर, उनके ट्रेडिशन को लेकर, उनके अपने जो है राइट्स को लेकर के जो आवाज उठाई लिटरेचर को। तो frequently called Afro-American Black literature, the formal study of such writing at one neglected area of scholarship is increasing important. कुछ नहीं करना, बस पहला पॉइंट ध्यान रखना, द ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन एज अ, ये जो अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर था जिसको ब्लैक लिटरेचर कहा जाता है, अफ्रीका के राइटर्स जो अमेरिका में जाकर के सेटल हुए, या अफ्रीका के लोग जो अमेरिका में जाकर के सेटल हो गए थे, उन लोगों ने जो है क्या किया, अपनी कलम चलाई, अपने राइट्स के प्रति पहले उनको गुलाम बना के रखा गया, तो उन्होंने अपनी कल्चर को तरजीह दी, राइट्स की मांग की, और तमाम तरह के पोएम्स वगैरह लिखे, तमाम नॉवेल्स वगैरह लिखे, उसका उन्होंने किया। फिर उन्होंने कहा कि एट द रिकवरी और डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ राइटिंग ऑफ स्कोप एंड क्वालिटी, ठीक है। ये जो मूवमेंट हुआ है कब शुरू हुआ, 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ है, विद द पोएट्री ऑफ टू स्लेव, जुपिटर हम्मान एंड फिलिप व्हिटली। दो राइटर थे, एक राइटर का नाम जुपिटर हम्मान था, दूसरे का नाम था फिलिप्स व्हिटली, वहां से शुरू होता है। तो यू सी व्हाट की ये जो मूवमेंट है 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ, और इस मूवमेंट में जुपिटर हम्मान और फिलिप्स व्हिटली है, वी फाइंड। और इसमें स्लेव नैरेटिव को लेकर के, स्लेव नैरेटिव का मतलब कि कैसे ब्लैक पीपल को गुलाम बनाया गया था, स्लेव नैरेटिव की कैसे काले लोगों को वहां गुलाम बना के रखा गया, उन लोगों ने उसको जगह दिया, या उनके राइट्स को लेकर के बात की। जुपिटर हम्मान एंड फिलिप वेटली मूवमेंट 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ और आगे आगे बढ़ता है। देन यू सी यहाँ पे बात किया गया है कि आल्सो प्लांट पैम्फलेट्स इन 1853, 1853 एक पैम्फलेट आता है जिसका नाम था विलियम वेल्स ब्राउन एंड एस्केप। कुल मिलाकर के इसमें अगर आप देखें तो उनके जो नॉवेल हैं और जो उनके और जो है वो थे कि वर्क थे, वो सबको जगह दी गई है। मॉडर्न एज में तमाम तरह को लेकर, रेशियल फीलिंग्स को लेकर के तमाम इस पे काम हुआ, जिसमें एक राइटर है पॉल लॉरेंस डवनर है, लैंगटन ह्यूजेस, विंडोलिन ब्रूक्स हैं, इन सब लोगों को कुछ लोग पुलित्जर प्राइज भी जीते हुए थे। तो इस तरह की चीजें थी। तो अगर आप देखेंगे ये बहुत ऐसा टीजीटी पीजीटी वालों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस उनको सुने रहना चाहिए कि एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर या ब्लैक लिटरेचर से क्या मतलब है। एक ऐसा लिटरेचर जो कि 18वीं शताब्दी में आता है, 19वीं शताब्दी में पॉपुलैरिटी उसको मिलती है, जिसमें स्लेव नैरेटिव को लेकर के जिक्र किया गया, रेशियल फीलिंग्स को लेकर के, कलर फीलिंग या रेशियल फीलिंग, COLOUR। कलर फीलिंग का मतलब कि तुम काले हो, हम गोरे हैं, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर रूल करेंगे, और उसी को नस्ल भेद कहा जाता है कि तू हमारे नस्ल से नहीं संबंधित हो। रेशियल फीलिंग्स, अगर अभी आपने देखा होगा कि कैसे जो है अमेरिकन पुलिस ने, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, काफी बड़ा आंदोलन चला हुआ था, अमेरिकन पुलिस ने उनकी गर्दन पर जो है लात रख दिया था, वो मर गए थे। और तो जॉन बॉब बॉब क्या करके कुछ नाम था। तो वो जो प्रॉब्लम है ये वहीं से शुरू रहा। अगर आप देखेंगे कि बराक हुसैन ओबामा पहले ब्लैक अमेरिकन प्रेसिडेंट बने, उसके पहले वो राइट्स नहीं मिला हुआ था। ऑल दीज थिंग्स वी सी, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो इस तरह का जो मूवमेंट, इसीलिए आपको न्यू लिटरेचर कहा जाता है। तो न्यू लिटरेचर में अफ्रीकन लिटरेचर कहा जाता है, या यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें अफ्रीकन लिटरेचर अलग है, बीए थर्ड ईयर में ही अफ्रीकन लिटरेचर है, फाइनल ईयर में भी अलग अलग पेपर्स के रूप में है। तो वो सब जो राइटर्स हैं उनमें आप देखेंगे कि स्लेव नैरेटिव, गुलामी की जो दास्तान है और तमाम चीजें उसको लेकर के जिक्र किया गया है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आज की जो क्लास थी उसमें मैंने आपसे जो जिक्र किया, थिएटर ऑफ एब्सर्ड को लेकर के, एस्थेटिसिज्म को लेकर के, अफेक्टिव फाइनेंसी को लेकर के, अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर को लेकर के, ये 4 टर्म थे, लेकिन इसमें बहुत सारी डिटेल में बातें हुई हैं। तो होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, यू कैन जस्ट सेंड योर फीडबैक एंड कल के लिए थोड़ा सा मैं माजरा चाहता हूँ कि क्लास नहीं होगी, बिकॉज आई विल बी आउट। तो आप तैयारी करिएगा, कल के लिए हम आपको कुछ लेक्चर भेज देंगे जो लिटरेरी टर्म से ही तुरंत भेज दे रहा हूँ, आप उसको वॉच करिएगा, वो आपके लिए बहुत। ओके सर, ओके सर। थैंक यू सर।